तो चलिए अगले यूनिट की तरफ बढ़ते हैं। एसी सर्किट्स, एसी वोल्टेज या फिर ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज या फिर एसी करंट। देखो एसी मतलब ये सी मतलब करंट नहीं है। ऑल्टरनेटिंग को जनरली हम लोग एसी बोलते हैं। जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े वो था डीसी वोल्टेज या फिर डीसी करंट, मतलब जिसकी वैल्यू कांस्टेंट थी। ये ऐसा कांस्टेंट 3 वोल्ट है तो 3 वोल्ट ही रहेगा, बराबर है कि नहीं। लेकिन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज या फिर ऑल्टरनेटिंग करंट दोनों को मिला के एसी वोल्टेज भी बोल सकते हैं या फिर एसी करंट भी बोल सकते हैं। तो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज या फिर ऑल्टरनेटिंग करंट मतलब जिसकी वैल्यू ऐसे साइनोसॉइडली चेंज होते जाती है, वेरी होते जाती है, उसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एसी या फिर ऑल्टरनेटिंग। वोल्टेज भी रह सकता है, करंट भी रह सकता है, बराबर है। एसी सर्किट अगर है अपना तो वोल्टेज भी एसी रहेगा और करंट भी एसी रहेगा, ठीक है। तो ऑल्टरनेटिंग मतलब जिसकी वैल्यू बार बार चेंज होते जाती है, कांस्टेंट नहीं है। और जो पुराना हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी देखा था या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक देखा था, वहां पे हम लोग बैटरी लेते थे या फिर करंट की भी वैल्यू 2 एम्पियर 3 एम्पियर ऐसी लेते थे जो कांस्टेंट थी। वहां पे ईएमएफ या फिर करंट दोनों कांस्टेंट थे, यहां पे क्या होंगे ऑल्टरनेटिंग। तो आइए एक एक चीज देखते हैं। तो सबसे पहले कि जैसे हमने बताया था ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ या फिर वोल्टेज मतलब ये साइनोसॉइडली वैरिंग होगा जिसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं होगा। देखो ये 0 से बढ़ते जा रहा है, इसका मैग्नीट्यूड ये वाले समय पे इतना है, ये वाले यहाँ पे इतना है, यहां पे मैक्सिमम है। जो मैक्सिमम वैल्यू है जिसको जहां पे हम लोग ऑसिलेशंस में एम्पलीट्यूड बोलते हैं, है ना, तो ये एम्पलीट्यूड बोलो या फिर इसको क्या बोलते हैं हम लोग पीक वैल्यू, ठीक है ना। पॉजिटिव साइड का मैक्सिमम बोलो या फिर नेगेटिव साइड का मैक्सिमम बोलो। सो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज इन पॉजिटिव और नेगेटिव साइड इज नोन एज पीक वैल्यू। या फिर अगर करंट लिख रहे हो तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट, है ना। देखो सेम फॉर्मूला आपका करंट का भी रह सकता है, सिर्फ ई की जगह पे क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे, ठीक है। और एक चीज, मैं वोल्टेज के लिए ईएमएफ लिख रहा हूं, ई लिख रहा हूं, ठीक है ना। चाहिए तो आप ये ई की जगह पे वी भी लिख सकते हैं, वोल्टेज को जनरली वी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। लेकिन मैं वोल्टेज के लिए ईएमएफ ई लिख रहा हूं। क्यों? क्योंकि पिछले यूनिट में हमने देखा कि जो वोल्टेज जनरेट होता है एसी वोल्टेज, वो क्यों जनरेट होता है, क्योंकि एक कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट हो रही थी, तो वहां पे ईएमएफ जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं अल्टरनेटिंग वोल्टेज या फिर अल्टरनेटिंग ईएमएफ, इसलिए मैं ई ही रहने देता हूं, ठीक है। तो एसी ईएमएफ या फिर अल्टरनेटिंग वोल्टेज का फॉर्मूला कुछ ऐसा रहता है। ये E0 मतलब क्या रहती है, पीक वैल्यू साइन ऑफ ओमेगा टी। और ये किस प्रकार से रहता है ये भी हमने समझाया था, ठीक है ना। ऑसिलेशंस भी हमने ऑसिलेशंस यूनिट में भी हमने देखा था कि साइनोसाइडल वेव कैसे रहती है, बराबर है कि नहीं। ये हो गई एक कंप्लीट वेव, बराबर है। ये जाएगी पहले 0 से मैक्सिमम की तरफ, मतलब उसका मैग्नीट्यूड देखो कांस्टेंट नहीं है मैग्नीट्यूड, यहां पे 0 है, यहां पे इतना है, यहां पे इतना है, यहां पे इतना है, यहां पे इतना है, यहां पे मैक्सिमम है, फिर से कम हो गया, फिर से कम हो गया, फिर से 0 हो गया, फिर निगेटिव डायरेक्शन में चला गया, है ना, और फिर से 0 हो गया। तो ये हो गई वन कंप्लीट साइकिल। तो एसी वोल्टेज या फिर एसी करंट की वन कंप्लीट साइकिल कब होती है, वन कंप्लीट साइकिल जब वो कॉइल वन कंप्लीट रोटेशन करती है। पुराना यूनिट याद करो, कैसे कैसे जनरेट हुआ था एसी वोल्टेज। एक कॉइल थी, है ना, और वो कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट हो रही थी। तो एक कंप्लीट रोटेशन मतलब आपको एक पॉजिटिव हाफ साइकिल मिलेगी और एक निगेटिव हाफ साइकिल मिलेगी। दोनों हाफ साइकिल को मिलके ये क्या हो जाएगी, वन कंप्लीट साइकिल, बराबर है। और वन कंप्लीट रोटेशन मतलब 2 पाई, फिर दूसरे रोटेशन के लिए फिर से 2 पाई के आगे 4 पाई, फिर आगे ये चलते जाएगा, बराबर है कि नहीं। तो वन कंप्लीट साइकिल मतलब कितना, 2 पाई। हाफ साइकिल मतलब पाई,
ठीक है ना। तो ये चीजें आपको पता है अभी, ठीक है। ये 1/4 मतलब π/2। तो एंगल्स में दिखाओगे, थीटा में दिखाओगे, थीटा मतलब ओमेगा टी, बराबर है, लास्ट यूनिट में ही देखा हमने, थीटा इज ओमेगा टी। तो यहां पे अगर थीटा या फिर ओमेगा टी लिखोगे तो यहां पे लिखना पड़ेगा हाफ साइकिल पाई, फुल साइकिल 2π और पाई 2π ऐसे लिखना पड़ेगा। और अगर टाइम दिखाते हो, टाइम के टर्म्स में लिखना चाहते हो, तो एक कंप्लीट रोटेशन कंप्लीट करने को टाइम जो लगता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, टाइम पीरियड, ठीक है। तो ये जो जहां पे 2π लिखा था वहां पे क्या लिखना पड़ेगा, 1 टाइम पीरियड। तो यहां पे एंगल्स के इसमें भी लिख सकते हो, एंगल्स में इसमें लिखा तो क्या लिखना पड़ेगा, यहां पे पाई, यहां पे 2π, इसे पाई के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। और टाइम के टर्म्स में लिखना है तो क्या लिखना पड़ेगा, पूरे साइकिल का कंप्लीट टाइम मतलब 1 टाइम पीरियड, आधा टाइम मतलब t/2, 1/4 ऑफ टाइम मतलब t/4, मतलब कहां पे होगा मैक्सिमम वैल्यू, t/4 पे होगा, बराबर है। तो टाइम के इसमें लिखते हो तो 1 टाइम पीरियड मतलब एक साइकिल का कंप्लीट टाइम, ठीक है। तो कैसे भी लिखो कोई दिक्कत नहीं। ये एसी वोल्टेज का नेचर कुछ इस प्रकार से रहता है क्या, ये कांस्टेंट कांस्टेंट रहा रहता था तो ये ऐसा ग्राफ रहा रहता था, देखो मान के चलो 3 वोल्ट पे कांस्टेंट है तो ये ऐसा ग्राफ रहा रहता था, ठीक है। लेकिन इसकी वैल्यू देखो 0 से लेके एक मैक्सिमम वोल्टेज तक बढ़ रही है, फिर 0 हो रही है, फिर कम हो रही है, फिर निगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम जा रही है और फिर से 0 हो रही है, और यही सेम चीज बार बार रिपीट होते जा रही है। मतलब एसी ईएमएफ या फिर एसी करंट की वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती, वो कैसे होती है, ऑल्टरनेटिंग होती है। और उसको हम लोग इस फॉर्मूले से, अगर ईएमएफ है तो ई, करंट है तो I0 साइन ओमेगा टी, इस प्रकार के फॉर्मूले से हम लोग एसी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है जिस प्रकार से हमने रिप्रेजेंट करे, इसको बोलते हैं टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन। याद रखो बराबर से, E0 साइन ओमेगा टी, I0 साइन ओमेगा टी, इस प्रकार से जो आपको एसी की वैल्यू दी रहती है उसको कौन सा रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं, टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन। अभी एसी जो है ना, एसी को 2-3 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हो गया टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन, आगे देखेंगे हम लोग आरएमएस, और आगे देखेंगे हम लोग फेजर। डीसी में ऐसा कुछ नहीं था, डीसी में सीधा बोला रहता 3 वोल्ट का डीसी है, 3 वोल्ट की बैटरी है, बात खत्म। उसमें आरएमएस नहीं रहता, उसमें टाइम डोमेन नहीं रहता, कुछ नहीं रहता, 3 वोल्ट मतलब 3 वोल्ट, क्योंकि डीसी की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहने वाली है, बराबर है कि नहीं। तो ये जो एक्सप्रेशन है जिससे एसी ईएमएफ या फिर एसी करंट को रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा साइन ओमेगा टी वाला, इसको कौन सा रिप्रेजेंटेशन बोलते, टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। एक चीज हमेशा से याद रखो कि एसी वोल्टेज या फिर एसी करंट, करंट रहा तो क्या होगा, सिर्फ ई की जगह पे आई रहेगा बस, बाकी नेचर तो सेम ही है, वो भी साइनूसॉइडल है, करंट भी साइनूसॉइडल है, बराबर है। तो दोनों में कुछ फर्क नहीं है, अगर ईएमएफ लिखना चाहते हो तो ई लिखो और करंट लिखना चाहते हो तो आई लिखो, बस, बाकी दोनों का नेचर सेम ही है, ठीक है। तो चाहे एसी ईएमएफ लो चाहे एसी करंट लो, तो एसी ईएमएफ या फिर एसी करंट की एवरेज वैल्यू फॉर 1 कंप्लीट साइकिल, एवरेज वैल्यू समझती ना आपको, है ना। आप 3 दोस्त हो, तीनों के पास कुछ अलग अलग पैसे हैं, किसी के पास 10 रुपए है, किसी के पास 20 है, किसी के पास 30 है, तो एवरेज अगर निकाला जाए तो 10 + 20 + 30 डिवाइड बाई 3, ऐसा ही निकालते ना एवरेज। तो सेम एवरेज, तो एवरेज वैल्यू अगर हम लोग निकालते हैं एसी वोल्टेज की या फिर एसी करंट की, कितने टाइम के लिए, फॉर 1 कंप्लीट साइकिल के लिए, तो वो हमेशा आएगी 0। देखो 1 कंप्लीट साइकिल के लिए, हाफ साइकिल के लिए नहीं, ये हो गई हाफ साइकिल और ये हो गई 1 कंप्लीट साइकिल। 1 कंप्लीट साइकिल मतलब पॉजिटिव वाला पार्ट और निगेटिव वाला पार्ट, ये हो गई कंप्लीट साइकिल, तो ये हमेशा आएगा 0। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, बहुत बार आ चुका है, ठीक है ना। तो क्यों आएगा 0, क्योंकि देखो जितने टाइम के लिए ये ईएमएफ या फिर करंट पॉजिटिव है उतने ही टाइम के लिए ये निगेटिव भी है। तो जब एवरेज निकालने के लिए एक एक चीज हम लोग ऐड करते जाएंगे तो पॉजिटिव पोर्शन
और निगेटिव पोर्शन, दोनों का एडिशन कितना आएगा? 0। तो हमेशा याद रखो, द एवरेज वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज और करंट फॉर वन कंप्लीट साइकिल इज ऑलवेज 0। ठीक है। और एक चीज एसी में हम लोग डिफाइन करते हैं एसी वोल्टेज या फिर एसी करंट। अभी मैं सीधा सीधा ना एसी बोलूंगा। एसी मतलब आपको समझ जाना है कि एसी वोल्टेज भी रह सकता है या फिर एसी करंट भी रह सकता है ना। एसी वोल्टेज है तो करंट भी एसी च रहेगा ना भैया, या फिर करंट एसी है तो वोल्टेज भी एसी च रहेगा। ठीक है, तो एसी बोलूंगा तो ये चीज आप याद रखो। तो एसी वोल्टेज या फिर एसी करंट के लिए और एक चीज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं एसी क्वांटिटी को, और वो चीज है रूट मीन स्क्वायर। और ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। जनरली अपने डे टू डे लाइफ में कोई भी जो चीज है ना वो आरएमएस में लिखी रहती है। आप कोई बल्ब लेने जाते हो, है ना, तो उसकी करंट की रेटिंग, आप कुछ भी इलेक्ट्रिक का सामान लेने जाते हो तो उसके ऊपर, है ना, हमारे घर में तो एसी यूज होता है ना, हमारे घर में क्या डीसी थोड़ी यूज होता है, हमारे घर में सब एसी वोल्टेज है। लेकिन लिखते समय वहां पे जो भी चीजें आपके घर के मीटर के ऊपर लिखी होती है या फिर कहीं पे भी जो लिखी होती है वो कौन सी चीजें लिखी होती है? आरएमएस। तो आरएमएस वैल्यू क्या है? एसी वोल्टेज या फिर एसी करंट की आरएमएस वैल्यू क्या है? देखो एक चीज आपको पता होगी, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या फिर हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, बराबर कि नहीं? कोई भी कंडक्टर या फिर कोई भी वायर, कंडक्टर मतलब जिसमें से करंट फ्लो हो सकता है या फिर जिसको आप वोल्टेज दे सकते हो, तो कोई भी वायर में से जब करंट फ्लो होगा ना, या फिर जब आप उसको वोल्टेज दोगे ना, तो वो वायर या फिर वो कंडक्टर गर्म होने लगता है। उसको बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट। चाहे एसी वोल्टेज रहे या फिर चाहे डीसी वोल्टेज रहे, एसी रहे कि डीसी रहे उससे कोई मतलब नहीं, वो गर्म होता ही है। इसको बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट। ठीक है ना। तो मान के चलो आपने एक कंडक्टर लिया, ये वाला एक वायर लिया, और यहां से एसी पास किया, एसी करंट बोलो या फिर एसी वोल्टेज। अगर आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज निकालना है तो वोल्टेज बोलेंगे, ईएमएफ, या फिर अगर करंट बोलना है तो डेफिनेशन में करंट लिखेंगे। ठीक है, तो अज्यूम करो यहां से हमने एसी करंट पास किया, है ना, कहां से? ये वाले कंडक्टर में से। कितने टाइम के लिए? अज्यूम करो 5 मिनट के लिए। ठीक है ना, ये वाले कंडक्टर में से एसी करंट पास किया हमने 5 मिनट के लिए, तो यहां पे हीट जनरेट हुई, अज्यूम करो 10 जूल, 10 जूल की हीट जनरेट हुई। तो अब क्या करना है मुझको? सेम कंडक्टर लेना है, सेम, है ना, सेम कंडक्टर लेना है, सेम 5 मिनट के लिए ही मुझको अभी एसी की जगह पे कौन सा करंट फ्लो करना है? डीसी करंट फ्लो करना है। डीसी मतलब कांस्टेंट, डायरेक्ट। ठीक है ना। और इतना डीसी करंट फ्लो करना है कि मुझको 5 मिनट में ही कितनी हीट मिलनी चाहिए? सेम हीट मिलनी चाहिए, 10 जूल। तो ये जो डीसी करंट फ्लो करोगे आप, उसको हम लोग बोलेंगे इस एसी करंट की आरएमएस वैल्यू, है ना। क्या कहा मैंने? फिर से सुनो। एक कंडक्टर था, उसमें पहले आपने एसी करंट फ्लो किए कुछ तो भी टाइम के लिए, 5 मिनट के लिए, तो वहां पे हीट आई। तो अभी उसी कंडक्टर में सेम टाइम के लिए, 5 मिनट के लिए ही आपको डीसी करंट फ्लो करना है और उतनी ही हीट लानी है, उतनी ही हीट। तो उसके लिए जितना डीसी करंट फ्लो करना पड़ेगा, ये होती है इस एसी करंट की आरएमएस वैल्यू, या फिर अगर वोल्टेज बोलते हो तो इस एसी वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू। तो कैसा डिफाइन करेंगे आरएमएस को? द वैल्यू ऑफ डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट डीसी करंट बोलो या फिर ब्रैकेट में ईएमएफ वोल्टेज भी लिख देना। ठीक है ना। द वैल्यू ऑफ डायरेक्ट करंट which produces same amount of heat in the same conductor in the same interval of time as that of produced by alternating current। याद रहेगी डेफिनेशन? डेफिनेशन आती है कभी कभी, है ना। ये आरएमएस वैल्यू मतलब कैसे डिफाइन करेंगे इसको? ये डीसी क्वांटिटी की वैल्यू है, सच दैट उतनी ही हीट प्रोड्यूस करना चाहिए, सेम हीट उतने ही समय में, सेम कंडक्टर में, जितनी की उस एसी ईएमएफ या फिर एसी करंट ने किया था, बराबर है।
मैथमेटिकली आरएमएस वैल्यू को हम लोग पीक वैल्यू अपॉन √2, ये इतनी आती है मैथमेटिकली जब हम लोग सॉल्व करते हैं आरएमएस, आर मतलब रूट, एम मतलब मीन एवरेज और एस मतलब स्क्वायर, तो मैथमेटिक्स लगा के जब हम लोग सॉल्व करते हैं, है ना, तो हमको आरएमएस वैल्यू मिलती है पीक वैल्यू अपॉन √2। तो करंट अगर है तो करंट की पीक वैल्यू कैसे रहती है ना, करंट I = I0 sin ओमेगा टी, तो ये I0 क्या रहती है, पीक वैल्यू। या फिर ईएमएफ अगर है, वोल्टेज अगर है, तो E0 sin ओमेगा टी, तो पीक वैल्यू क्या है, E0। तो आरएमएस वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, पीक वैल्यू अपॉन √2, या फिर ऐसा भी याद रख सकते 1/√2 मतलब 0.707, ठीक है ना, या तो ऐसा याद रखो या तो ऐसा याद रखो, आपकी मर्जी, कैलकुलेशंस आपको ही करने हैं, ठीक है ना। 0.707 मतलब 1/√2 की वैल्यू है 0.707, ठीक है। तो आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इज I0/√2, मतलब एक आध करंट ऐसा दिया है 30 sin ओमेगा टी, है ना, तो इसकी आरएमएस आएगी 30/√2, ठीक है। या फिर एक आधा वोल्टेज ऐसा दिया है 10 sin ओमेगा टी, तो इसका आरएमएस आएगा 10/√2 वोल्टेज, ठीक है। तो जनरली प्रैक्टिकली जो भी आपको एसी वोल्टेज या फिर एसी करंट दिया रहता है ना, ऐसा दिया रहेगा क्वेश्चन में 10 वोल्ट एसी वोल्टेज, है ना, लेकिन आपको तो पता है एसी वोल्टेज मतलब इसका फॉर्मूला कैसे होना चाहिए था, ये ऐसा होना चाहिए था E0 sin ओमेगा टी, ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ये ऐसा नहीं है, मतलब ये कौन सी वैल्यू होगी, 100% आरएमएस वैल्यू होगी, याद रखो। तो जनरली आपको क्वेश्चंस में कौन सी वैल्यू दी रहती, ऐसी अगर सिर्फ नंबर अगर है, ऐसा अगर लिखा है sin ओमेगा टी वगैरह, तो वो तो पहचान में ही आ जाएगा, लेकिन ऐसा सिर्फ नंबर बोला है 10 वोल्ट 2 एम्पियर एसी करंट, मतलब वो 2 एम्पियर करंट कौन सा होगा, आरएमएस करंट होगा, ठीक है। तो कौन से फॉर्म में हम लोग एसी वोल्टेज को या फिर एसी करंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सबसे पहला है टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन, ये वाला, बराबर है कि नहीं, पीक वैल्यू साइन ऑफ ओमेगा टी, इसको कौन सा बोलते हैं, टाइम डोमेन, ठीक है ना। फिर एक अभी बताया आरएमएस वैल्यू में भी हम लोग एसी वैल्यूज, एसी वोल्टेज या फिर एसी करंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये हो गया दूसरा तरीका। पहला तरीका हो गया टाइम डोमेन, पूरा का पूरा दिया रहेगा 10 sin ओमेगा टी, पूरा एक्सप्रेशन ही दिया रहेगा, ठीक है ना। और तीसरा तरीका ये है कि एसी वोल्टेज या फिर एसी करंट को हम लोग डायग्राम के हिसाब से भी दिखा सकते हैं, डायग्रामेटिकली भी दिखा सकते हैं, उसको बोलते हैं फेजर्स। तो तीसरा तरीका हो गया ये वाला। तो कोई भी एसी वोल्टेज या फिर एसी करंट तीन तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन, आरएमएस रिप्रेजेंटेशन और उसका फेजर रिप्रेजेंटेशन। फेजर मतलब डायग्राम वाला तरीका। ये फेजर वाला तरीका कब काम में आता है ना, जब आपको दो एसी वोल्टेजेस को या फिर दो एसी करंट को ऐड करना है या फिर दोनों के बीच का एंगल देखना है, तो उस समय ये डायग्राम वाला तरीका, फेजर वाला तरीका काम में आता है, ठीक है। तो देख लेते हैं कैसे कैसे फेजर तरीके से एसी वोल्टेज या फिर एसी करंट को रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो ये जनरल फॉर्मूला है एसी वोल्टेज का, बराबर है कि नहीं, करंट रहा तो सिर्फ ई की जगह क्या रहेगा, आई रहेगा। तो एसी वोल्टेज या फिर एसी करंट का ये जनरल फॉर्मूला है, जनरल एक्सप्रेशन है। कहां से मिला, पिछले यूनिट में हमने देखा कि कोई भी कॉइल जब मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट होती है तो हमको मिलता है ईएमएफ, अल्टरनेटिंग ईएमएफ, जिसका एक्सप्रेशन कुछ ऐसा होता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अगर करंट होगा तो I0 होगा या फिर ईएमएफ होगा तो E0, तो ये वाला जो कांस्टेंट है इसको क्या बोलते हैं, पीक वैल्यू, ठीक है, साइन ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। और प्लस माइनस यहां पे कुछ एंगल भी हो सकता है कि नहीं, अभी तक मैंने ये एंगल लिखा नहीं क्योंकि आया ही नहीं, है ना, लेकिन एसी करंट या फिर एसी वोल्टेज में यहां पे एक फेज एंगल भी हो सकता है, फेज एंगल, इसको बोलते हैं फेज एंगल, है ना। जरूरी नहीं कि सबका फेज एंगल सेम हो, हर एक एसी वोल्टेज का फेज एंगल सेम हो सकता है, अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो जिस प्रकार से
हम लोग स्केलर और वेक्टर बोलते हैं, बराबर है कि नहीं? जिस प्रकार से स्केलर और वेक्टर बोलते हैं, स्केलर में सिर्फ क्या रहती है? मैग्नीट्यूड, और वेक्टर्स में क्या रहती है? मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन, बराबर है कि नहीं? उसी प्रकार से आप डीसी और एसी में फर्क कर सकते हैं। डीसी में क्या रहेगी? सिर्फ मैग्नीट्यूड, डीसी मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड, और एसी मतलब मैग्नीट्यूड एज वेल एज फेज एंगल। जैसे उधर डायरेक्शन होती है वैसे इधर फेज एंगल होता है। तो देखो, आप दो वेक्टर को सीधा सीधा ऐड नहीं कर सकते, ट्रायंगल लॉ लगाते हैं या फिर पैरेललोग्राम लॉ लगाते हैं, है ना? दो वेक्टर के बीच का एंगल हमको पता होना चाहिए, तभी जाके दो वेक्टर को आप ऐड कर सकते हैं, है ना? या फिर ग्राफिकली ऐड करने के लिए ट्रायंगल लॉ यूज करते, पैरेललोग्राम लॉ यूज करते। वैसा ही किस्सा यहां पे भी है। दो एसी वोल्टेज को डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते। मान के चलो ऐसा दिया है क्वेश्चन में कि 20 वोल्ट का एक एसी है और एक 30 वोल्ट का एक एसी है ना? मतलब आरएमएस वैल्यूज दी है दोनों की, तो दोनों का एडिशन कितना आएगा? 50 वोल्ट। गलत, 100%। दोनों को सीधा सीधा ऐड कर ही नहीं सकते जब तक दोनों के बीच का एंगल पता नहीं है ना? तो ऐसे केस में आपको क्या काम आएंगे? फेजर्स काम में आएंगे, ठीक है? तो ऐसा याद रखो कि जैसे वेक्टर्स है उधर मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, वैसा ही इधर डीसी और एसी। डीसी मतलब मैग्नीट्यूड, एसी मतलब मैग्नीट्यूड एज वेल एज फेज एंगल। तो कोई भी दो एसी वोल्टेज, एसी करंट को सीधा सीधा ऐड मत करना, है ना? फेजर्स से ऐड करना। और इसीलिए हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से हम लोग एसी वोल्टेज या फिर एसी करंट को डायग्रामेटिकली फेजर के फॉर्म में दिखा सकते हैं, ठीक है? तो एक सिंपल सा रूल याद रखना, है ना? चलो मैं एग्जांपल के साथ बताता हूं। मान के चलो आपको ये इतना ईएमएफ दिया है, ईएमएफ बोलो या फिर वोल्टेज बोलो, आपकी मर्जी। 10 मतलब क्या है? पीक वैल्यू। फेजर मतलब आपको दो चीजें चाहिए, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा उसका फेज एंगल, और वो बराबर आपको डायग्राम में दिखाना है, ठीक है? तो डायग्राम में दिखाना है मतलब ये हो गया इसका ओरिजिन। ये जो नीली लाइनें मैंने निकाली है ना, ये आपको निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने निकाला है, ठीक है? तो ये हो गया ओरिजिन और ये हो गया पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो अपने मन में बनाना है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, या फिर ऐसी डॉटेड डॉटेड लाइन निकाल देना, ठीक है ना? लेकिन आपको समझने के लिए अभी मैंने बहुत स्ट्रांगली निकाली है, ठीक है? तो हमेशा जो एंगल्स है, हमेशा जो एंगल्स है वो इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ मेजर करना, ठीक है ना? पॉजिटिव एंगल अगर है, पॉजिटिव एंगल, तो जाना एंटी क्लॉकवाइज। ये इस प्रकार से जाना। क्लॉक कैसे घूमती है? ये ऐसे घूमती है ना, तो क्लॉक के घूमने की उल्टी दिशा में जाना, तो इधर हो जाएंगे पॉजिटिव एंगल्स। और अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हो यहां से, तो इधर हो जाएंगे निगेटिव एंगल्स। तो पहला मुद्दा याद रहेगा, फेजर डायग्राम निकालते समय सबसे पहली चीज क्या निकालना है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस, जिसको बोलेंगे हम लोग रेफरेंस निकालना है। मतलब ऐसा बहुत पेन गाड़ के एकदम डार्क में मत निकालना, ऐसा हल्का सा निकाल देना चाहिए, तो ठीक है ना? एक हल्की सी ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन, जिसको जैसे मैंने ये ब्लू में निकाली है, देखो, है ना? हॉरिजॉन्टल भी निकाली है और वर्टिकल भी निकाली, तो हल्की सी लाइंस निकाल देना, ठीक है? तो ये जो पॉजिटिव एक्सिस है इसको बोलते हैं हम लोग, पॉजिटिव एक्स एक्सिस को बोलते हैं रेफरेंस। तो रेफरेंस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओगे मतलब पॉजिटिव एंगल, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओगे मतलब निगेटिव एंगल, ठीक है? तो चलो इसको दिखाते हैं। फेजर, है ना? हमेशा याद रखो, फेजर का मैग्नीट्यूड होता है उसकी आरएमएस वैल्यू के इतना। तो कितनी आएगी इसकी आरएमएस वैल्यू, है ना? कितना ईएमएफ दिया है? 10 sin ओमेगा टी प्लस 20, मतलब पीक वैल्यू है 10, ठीक है? तो आरएमएस वैल्यू कितनी आएगी? आरएमएस वैल्यू कितनी आएगी? पीक वैल्यू अपॉन √2, तो 10 अपॉन √2, ये आएगी उसका आरएमएस वैल्यू। तो कोई भी फेजर, मतलब ये जो आप वोल्टेज फेजर डायग्राम में निकाल रहे हो, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 10/√2, ठीक है? तो मैग्नीट्यूड से हमको कुछ उतना ये नहीं है, हमेशा याद रखो कोई भी फेजर
का मैग्नीट्यूड जो होता है वो उसकी आरएमएस वैल्यू के इतना होता है। ठीक है, तो चलो ये है इसका आरएमएस वैल्यू। अभी एंगल देखो बराबर से, एंगल कितना है, एंगल प्लस 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 मतलब कौन सी दिशा में जाएंगे, प्लस मतलब हम लोग एंटी क्लॉकवाइज दिशा में जाएंगे। कितने डिग्री में, है ना, देखो डिग्री में एंगल्स आपको या तो डिग्री में दिया रह सकता है या फिर रेडियन में, तो यहां पे डिग्री में है तो 20 डिग्री, मतलब लगभग 20 डिग्री यहां पे आएगा। ठीक है, तो ये आएगा मेरा फेजर, ये लाइक दिस ई, है ना, ये हो गया मेरा ई का फेजर। इसकी जो मैग्नीट्यूड है ना, ये जो मैग्नीट्यूड है इसकी मैग्नीट्यूड हमेशा कितनी रहती है, उसके आरएमएस वैल्यू की इतनी। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नहीं, पर याद रखो कि ये जो आपने एरो निकाला इसकी मैग्नीट्यूड रहती है उसके आरएमएस वैल्यू की इतनी। ठीक है, तो ये हो गया 20 डिग्री और ये हो गया उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, और यहां पे आएगा 20 डिग्री। तो ये हो गया फेजर रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस वोल्टेज। ये कौन सा रिप्रेजेंटेशन हो गया, मैथमेटिकल, मैथमेटिकल बोलो या फिर टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन बोलो। और ये कौन सा रिप्रेजेंटेशन हो गया, ग्राफिकल, ग्राफिकल बोलो या फिर फेजर बोलो। ये भी काम का है, ये भी काम का है। ये क्यों हम लोग सीख रहे हैं, क्योंकि अभी हमको आगे ये फेजर वाला काम में आने वाला है इस यूनिट में। ठीक है ना, तो कैसे करेंगे फेजर ड्रॉ, समझ में आ गया। ठीक है ना, मैग्नीट्यूड मतलब आरएमएस वैल्यू, और एंगल कैसे देखना, ये ओमेगा टी के बाद जो है वो होता है उसका फेज एंगल। प्लस है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, रेफरेंस से माइनस है तो नीचे क्लॉकवाइज, रेफरेंस मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस। चलो एक और लेते हैं, और एक ईएमएफ दिया है 10 sin ओमेगा टी माइनस पाई बाई 6। अभी एंगल आपको रेडियन में दिया है, पाई बाई 6 मतलब कितना होता है एंगल, पाई मतलब 180, तो 180 बाई 6 मतलब 30, तो -30 का एंगल है। माइनस माइनस माइनस, तो किधर जाऊं, इधर जाऊं, है ना। देखो रेफरेंस मैंने आपके लिए निकाल के रखा है ना, ये देखो, ये हल्की सी हॉरिजॉन्टल लाइन भी निकाली है, वर्टिकल लाइन भी निकाली है। वर्टिकल लाइन इसलिए निकाली ताकि आपको 90 डिग्री कहां पे आता है समझ में आना चाहिए। आपने ऐसा निकालना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं, हल्की हल्की लाइनें निकाल देना पेंसिल से, बाद में मिटा भी सकते। ठीक है, तो -30 डिग्री माइनस पाई बाई 6 मतलब मुझको जाना पड़ेगा यहां से क्लॉकवाइज। ठीक है ना, क्लॉकवाइज निगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, तो नीचे की तरफ। ठीक है, ये आएगा नीचे की तरफ। ठीक है, और मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसकी आरएमएस वैल्यू जितनी भी होगी 10/√2 उतना। ठीक है, तो ये होगा मेरा। और अभी एंगल लिखते समय हमेशा रेफरेंस से आएगा एंगल। एंगल लिखते समय अभी माइनस मत लिखो, एंगल लिखते समय अभी सिर्फ पाई बाई 6 लिखो। क्यों, क्योंकि माइनस साइन इसका आ गया, ये डायरेक्शन में आ गया। फेजर डायग्राम में एंगल लिखते समय प्लस माइनस उसके डायरेक्शन में आ गया। आपने क्लॉकवाइज लिखे कि एंटी क्लॉकवाइज लिखे, उसमें वो प्लस माइनस साइन आ गया। ठीक है ना, तो एंगल डायग्राम में दिखाते समय अभी फिर से यहां पे माइनस साइन नहीं दिखाना है। ठीक है ना, फिर से यहां पे ऐसा माइनस साइन नहीं दिखाना है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है ना, सिर्फ यहां पे अभी आपको उसका एंगल कितना है पाई बाई 6 वही लिखना है। तो ये हो गई इसकी फेजर डायग्राम। चलो और एक लेते हैं। ठीक है ना, अभी करंट की फेजर डायग्राम है। ठीक है, कितना है 30, मतलब इसकी आरएमएस वैल्यू आएगी 30/√2 वॉटेवर। और ओमेगा टी के बाद प्लस माइनस में कुछ भी नहीं दिख रहा, मतलब कितना एंगल है इसका, 0, है ना, कुछ भी नहीं है मतलब 0। तो 0 मतलब सीधा सीधा ये ऐसा आएगा, बराबर है, ऐसा है ना, 0 ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, सीधा सीधा 0। तो ये हो गई इसकी फेजर डायग्राम, बराबर है। मैग्नीट्यूड कितना होगा 30√2। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऐसे स्केल से गिन के नहीं निकालना, अंदाज से निकालना। ठीक है चलो अभी और आगे बढ़ते हैं। अभी एक ही फेजर डायग्राम में हम लोग वोल्टेज भी निकालते हैं और करंट भी निकालते हैं। क्यों, है ना, ये काम का है। क्यों क्यों, क्योंकि देखो हमारा जो सर्किट रहेगा, हम एसी सर्किट में बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं, इस यूनिट में बेसिकली हम लोगों के पास अलग अलग सर्किट्स रहेंगे, और इतना वोल्टेज लगाने के बाद कितना करंट मिलता है, वोल्टेज और करंट के बीच में एंगल कितना है, ये जानना रहता है हमको। ये वाले यूनिट में हमको क्या जानना है, बराबर से याद रखो।
कोई भी जो सर्किट हमको दिया है तो उसको जब हम लोग ईएमएफ या फिर वोल्टेज लगाते हैं तो उस ईएमएफ की वजह से टोटल करंट उस सर्किट में कितना आ रहा है, और वो जो ईएमएफ और वो जो करंट है दोनों के बीच का एंगल कितना है, ये चीजें हमको देखनी होती है। ठीक है ना। तो इसीलिए वोल्टेज और करंट सर्किट का एक ही फेजर डायग्राम पे आएगा, और वोल्टेज और करंट दोनों के बीच में जो एंगल दिखेगा उसको बोलेंगे फेज डिफरेंस। तो कैसे डिफाइन करेंगे फेज डिफरेंस को? फेज डिफरेंस इज द एंगल बिटवीन वोल्टेज फेजर एंड करंट फेजर। तो वोल्टेज और करंट के फेजर के बीच का जो एंगल है उसको बोलते फेज डिफरेंस। ठीक है। तो कैसे कैसे आएगा आगे देखेंगे, लेकिन पहले अभी इनके फेजर्स निकाल लेते। चलो पहले V का फेजर निकाल लो, मैग्नीट्यूड अंदाज से निकाल लेना। देखो इसका 20 है तो 20/√2, इसका 30 है तो 30/√2, मतलब ये V के फेजर को थोड़ा छोटा निकालना और I के फेजर को थोड़ा लंबा निकाल, क्योंकि मैग्नीट्यूड ज्यादा है। ठीक है। और +10 डिग्री, +10, तो चलो +10। ठीक है, ये आएगा वोल्टेज का फेजर, ये हो गया 10 डिग्री। एंगल लिखते समय प्लस माइनस नहीं लिखना, सिर्फ 10 डिग्री। ठीक है। करंट का निकालो, +40, मतलब प्लस मतलब फिर से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये आएगा इधर +40, ये हो गया करंट का फेजर। तो ये आया इसका इधर +40 या फिर 40। ठीक है। तो दोनों का फेजर डायग्राम एक ही जगह पे निकाले। एंगल्स हमेशा कहां से आते हैं रे? रेफरेंस से आते हैं। ये देखो ये है तुम्हारा रेफरेंस। ठीक है। तो ये हो गया मेरा करंट का फेजर, ये हो गया मेरा वोल्टेज का फेजर। तो मैंने अभी बताया कि दोनों के बीच का जो एंगल है उसको बोलते हैं फेज डिफरेंस फाई। तो बताओ तो क्या है इसमें फाई, है ना। ये है करंट का फेजर, ये है वोल्टेज का फेजर, तो दोनों के बीच का एंगल मतलब ये वाला एंगल कितना है रे? ये वाला एंगल बताओ तो कितना है, कितना है? देखो रेफरेंस से करंट है 40 और रेफरेंस से वोल्टेज है 10, है ना। यहां से यहां तक है 40 और यहां से यहां तक है 10, मतलब ये वाला एंगल होगा 40 - 10 = 30। तो फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज 30 डिग्री। कैसे कैसे समझा, कैसे कैसे निकाला 30 डिग्री, समझ में आ गया? ये वाले डायग्राम के ऊपर से फिर से एक बार निकालता हूं। देखो ये था मेरा वोल्टेज का फेजर, ये था यहां से 10 डिग्री, ये था मेरा करंट का फेजर, ये था यहां से 40 डिग्री। ठीक है। तो ये यहां से यहां तक 10, ये यहां से यहां तक 40, तो दोनों के बीच में कितना मिला मुझको? 30 बराबर। तो वोल्टेज और करंट दोनों के बीच के एंगल को हम लोग बोलते हैं फेज डिफरेंस। तो इस क्वेश्चन में कितना है फेज डिफरेंस? 30 डिग्री। और हमेशा एक चीज याद रखो, जब वोल्टेज और करंट दोनों के बीच में फेज डिफरेंस रहता है, जीरो को छोड़ के, है ना, जब वोल्टेज और करंट के बीच में कुछ तो भी एंगल रहता है, तो वोल्टेज और करंट में से एक लैगिंग रहता है और दूसरा लीडिंग रहता है। लीडिंग लैगिंग नेचर भी हमको डिफाइन करना पड़ता है। ठीक है ना। क्या बताया मैंने? फिर से एक बार सुनो कि जब वोल्टेज और करंट दोनों के बीच में कुछ तो भी एंगल बनेगा ना, फेज डिफरेंस, तो दोनों में से एक लीडिंग रहेगा और दूसरा लैगिंग रहेगा। ठीक है। तो कौन लीडिंग है? वोल्टेज लीडिंग है कि करंट लीडिंग है ना। देखो वोल्टेज अगर लीडिंग है तो करंट को लैगिंग बोलेंगे, या फिर करंट अगर लीडिंग है तो वोल्टेज को लैगिंग बोलेंगे। लीडिंग लैगिंग बराबर है कि नहीं? मान के चलो आप दो दोस्त हो और आप दौड़ रहे हो एक के पीछे एक, ठीक है ना, रमेश और एक उमेश। तो रमेश आगे है, उमेश पीछे है, तो क्या कैसा बोल सकते हैं हम लोग? रमेश इज लीडिंग, और या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं उमेश इज लैगिंग, बराबर है कि नहीं? तो एक लीड करेगा तो दूसरा लैग करेगा। ठीक है ना। तो चलो ये लैगिंग लीडिंग कैसे पहचानने का वो भी देख लेते हैं। तो लैगिंग लीडिंग पहचानने के लिए सबसे पहले तो इनका फेजर डायग्राम जो निकाला था वो फिर से निकाल लेते हैं। ठीक है। ये है मेरा वोल्टेज का फेजर जो था मेरा यहाँ पे 10 डिग्री पे, और ये है मेरा करंट का फेजर जो था यहाँ पे 40 डिग्री पे।
ठीक है, एक बार फेजर डायग्राम निकाल लिए, उसके बाद है ना, देखो ये प्रोसीजर सिर्फ किसके लिए अप्लाई करना है, लैगिंग लीडिंग समझने के लिए, कौन लैगिंग है कौन लीडिंग है वो देखने के लिए। उसके बाद एक बार फेजर डायग्राम निकाल के हो गई तो ऐसा मान के चलना अपने मन के मन में कि ये दोनों करंट और वोल्टेज के फेजर जो है ना, ये दोनों करंट और वोल्टेज के फेजर ये सेंटर में फिक्स किए हुए हैं, ऐसा मान के चलो, है ना। ऐसा अपने मन में मान के चलो कि ये करंट का फेजर और वोल्टेज का फेजर कहां पे फिक्स किया है, ओरिजिन में फिक्स किया है यहां पे, और ये दोनों फेजर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कांस्टेंट स्पीड के साथ घूम रहे हैं, ऐसा मानो अपने मन के मन में। क्या मानो कि ये दोनों फेजर्स ओरिजिन पे फिक्स किए हैं और किस प्रकार से रोटेट हो रहे हैं, दोनों सेम स्पीड से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब इस दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में। तो अगर ये दोनों फेजर्स है ना सेम स्पीड से ऐसे रोटेट होना चालू करेंगे तो कौन आगे रहेगा उसको बोलेंगे लीडिंग, और कौन पीछे रहेगा उसको बोलेंगे लैगिंग। ठीक है, तो चलो ऐसा अज्यूम करो कि ये दोनों फेजर्स ये सेम स्पीड के साथ ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, कौन सी डायरेक्शन, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये ऐसी क्लॉकवाइज में अज्यूम मत करना, ठीक है ना। लैगिंग लीडिंग के लिए कौन सी डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये दो फेजर्स है, तो ये दोनों सेम स्पीड के साथ ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहे, तो कौन आगे रह रहा हमेशा, ये वाला, कौन पीछे रह रहा, ये वाला। तो जो आगे रहेगा है ना, देखो इस दिशा में जा रहे हैं ये, तो ये हमेशा आगे रहेगा, तो ये होगा लीडिंग, और ये पीछे रहेगा तो ये रहेगा लैगिंग। तो समझ में आ गया कैसे पहचानना लीडिंग लैगिंग, बराबर। फेजर डायग्राम निकालना, फेजर डायग्राम निकालने के बाद क्या अज्यूम करना कि वो दोनों फेजर्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहे हैं। तो अगर दोनों फेजर्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहे तो एक आगे रहेगा, सेम स्पीड के साथ जा रहे है ना, तो एक आगे रहेगा एक पीछे रहेगा, जो आगे रहेगा उसको लीडिंग बोलना, जो पीछे रहेगा उसको लैगिंग बोलना। ठीक है, तो फिर से लास्ट टाइम मैं निकाल देता हूं, देखो ये था वोल्टेज 10 डिग्री, ये था करंट इधर से 40 डिग्री, तो दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस था, दोनों के बीच का वोल्टेज और करंट, ये था 30 डिग्री, फाई इज 30 डिग्री, है ना। दोनों के बीच के एंगल को क्या बोलते हैं हम लोग, 30 डिग्री। ठीक है, तो कैसा देखना है, ये वाले डायरेक्शन में, तो ये वाले डायरेक्शन में कौन लीडिंग है, करंट, तो कैसा लिखेंगे, करंट इज लीडिंग विथ रिस्पेक्ट टू वोल्टेज, कितने एंगल से, बाय ये जो दोनों के बीच का जो एंगल है ना, वो उतने एंगल से लीडिंग रहता हमेशा, है ना। तो दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना है, 30 बाय 30 डिग्री, है ना। या फिर मान के चलो लैगिंग का लिखना है, तो कौन लैगिंग है, वोल्टेज, तो वोल्टेज इज लैगिंग विथ रिस्पेक्ट टू करंट बाय, फिर से कितना एंगल, फिर से सेम एंगल, देखो जितने एंगल से वो आगे है उतने एंगल से तो वो पीछे भी रहेगा ना, लैगिंग वाला, तो बाय 30 डिग्री। ठीक है, ये 30 डिग्री कहां से आया, 30 डिग्री मतलब दोनों के बीच का फेज डिफरेंस, ना इसका फेज ना इसका फेज, इसका तो 10 था इसका तो 40 था, हमको फेज डिफरेंस चाहिए दोनों के बीच का जो है 30 डिग्री। ठीक है, तो चलो आगे का क्वेश्चन और एक सॉल्व कर लेते हैं। यहां पे वोल्टेज दिया है, एंगल है +60, यहां पे करंट दिया है, एंगल है -30। ठीक है, तो चलो पहले वोल्टेज का फेजर निकालो, +60 है ना, मैग्नीट्यूड 20√2, 20/√2 है ना। मैग्नीट्यूड में हमको कुछ इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि बेसिकली कैसा अंदाज से निकाल लेना, ठीक है ना। तो ये हो गया वोल्टेज का फेजर, ठीक है, और एंगल दिखाते समय ये हो गया 60 डिग्री, हो गया वोल्टेज का फेजर। चलो करंट का फेजर निकालते हैं। अभी करंट में है -30, माइनस मतलब रेफरेंस के नीचे जाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा -30। ठीक है, और एंगल लिखते समय यहां पे माइनस लिखूं क्या, मैं अभी बताया था माइनस लिखेंगे क्या फेजर डायग्राम में, नहीं,
माइनस साइन वो रेफरेंस के नीचे आ गए, उसमें ही आ गया, तो 30 डिग्री हो गई फेजर डायग्राम। वोल्टेज और करंट आ गए दोनों, ठीक है। एक बार फेजर डायग्राम हो गई तो उसके बाद फाई कितना है वो भी देखना पड़ेगा। फाई मतलब क्या होता है? फाई मतलब एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। कितना है एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट? देखो ये टोटल एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट कितना है, कोई भी बता सकेगा। रेफरेंस के ऊपर 60 डिग्री है, रेफरेंस के नीचे 30 डिग्री है ना। तो वोल्टेज और करंट दोनों के बीच का एंगल अगर चाहिए तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। 60 + 30 है ना, हमको ये टोटल एंगल चाहिए, टोटल ये वाला, तो कितना हो जाएगा ये 90 डिग्री, है ना। जब तक आप फेजर डायग्राम नहीं निकालते हो ना तब तक आपको फेज डिफरेंस समझेगा ही नहीं। देखो इसके ऊपर से अगर लिखने गए रहते थे फेज डिफरेंस तो आप गलती कर बैठे थे, है ना। 60 डिग्री -30, 60 - 30, सीधा सीधा हमने 60 - 30 30 डिग्री कर दिए रहते थे, तो दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना है 30 डिग्री है, ऐसा बोल दिए रहते थे। लेकिन ये सही है क्या? दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना है? दोनों के बीच का फेज डिफरेंस 90 डिग्री है। और ये कब समझा हमको? जब डायग्राम बराबर निकालेंगे, ठीक है। तो ये सिर्फ जो इक्वेशन दिया है उसके ऊपर से प्लस माइनस मत करना, प्रॉपर पहले फेजर डायग्राम निकालना, फिर फेजर डायग्राम के ऊपर से दोनों के बीच का एंगल देखना और फिर देखना कि कितना है फेज डिफरेंस, ठीक है। तो चलो दोनों के बीच का फेज डिफरेंस 90 डिग्री मिल गया। अभी लैगिंग लीडिंग देखते हैं। लैगिंग लीडिंग देखने के लिए क्या अज्यूम करना, ये था मेरा वोल्टेज, ये था मेरा करंट, ठीक है। दोनों के बीच का एंगल फाई था 90 डिग्री, ठीक है। तो लैगिंग लीडिंग देखने के लिए क्या करना पड़ता है? अज्यूम करना पड़ता है कि ये कौन सी दिशा में घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, ये ऐसी दिशा में घूम रहा है। दोनों जो फेजर्स है वो दोनों सेम स्पीड के साथ घूम रहे हैं, ऐसा मान के चलो। कौन सी? एंटी क्लॉकवाइज दिशा में। तो कौन आगे रह रहा है? वोल्टेज। तो वोल्टेज इज लीडिंग विथ रिस्पेक्ट टू करंट बाय, कितना था फेज डिफरेंस 90, या फिर करंट इज लैगिंग विथ रिस्पेक्ट टू वोल्टेज बाय 90 डिग्री। समझ में आ गया? और एक क्वेश्चन ले लो चलो। करंट का फेजर +20 डिग्री, तो ये हो गया मेरा करंट का फेजर, ये हो गया 20 डिग्री, प्लस मतलब रेफरेंस के ऊपर। वोल्टेज का फेजर -10 डिग्री, तो ये जाएगा नीचे, -10 मतलब सिर्फ यहाँ पे 10 लिखूंगा नीचे की तरफ, ठीक है। तो दोनों के बीच में एंगल कितना है 20 और ये 10, तो ये टोटल एंगल चाहिए, तो दोनों के बीच का है 30 डिग्री। तो कितना हो गया फेज डिफरेंस 30। चलो लीडिंग लैगिंग देखते हैं, इस दिशा में जाओ, कौन आगे है? करंट, तो करंट इज लीडिंग, या फिर वोल्टेज पीछे है तो वोल्टेज इज लैगिंग। कितने एंगल से? फेज डिफरेंस का एंगल 30 डिग्री, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, हमको ये यूनिट पढ़ते समय बहुत काम में आएंगे, ठीक है। ये वाला पेज नंबर पढ़ लेना।